प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। तो लेखक प्रेमचंद का चित्र देखते हुए प्रश्न करते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। तो क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तो लेखक कहते हैं कि क्या वह प्रेमचंद के फटे हुए जूते को देखकर प्रश्न करते हैं कि क्या वह बहुत चक्कर काटते रहे, और या फिर बनिए जिसके यहाँ से वह अपने रोज़मर्रे का सामान लेते थे, वहाँ पर पैसे न देने के कारण उसके बार बार इस बात का पैसे उधार वापस करने के लिए, जो वह उससे बचने के लिए, क्या वह दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब बार बार यदि किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चक्कर लगाएं तो जूता फटता नहीं है उससे, बल्कि जूता घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ था। तो कुंभन दास ये भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और अष्टछाप के महान कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर ने के आमंत्रण पर उनसे मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संबंध में लेखक ने इनका जिक्र किया है। तो लेखक कहते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और अकबर के दरबार में आने जाने का उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ, और उन्होंने कहा था कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। कि दरबार में आते जाते पन्हैया मतलब जूता घिस गया, लेकिन मैं हरि का नाम लेना ही भूल गया। तो इस तरह दरबार में आने जाने पर मैं ईश्वर का नाम लेना ही भूल गया। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। कि जिनको देखने से ही दुख पैदा होता है और ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ रहा है। तो कुंभन दास को भी अकबर के दरबार में आने जाने पर उन्हें वह अत्यंत पछतावा हुआ था। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक फिर यह प्रश्न करते हैं कि चलने से तो जूता घिस जाता है, लेकिन चलने से जूता फटता नहीं है। तो तुम्हारा जूता अर्थात प्रेमचंद का जूता कैसे फट गया? अब लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। सख्त चीज यानी सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक बुराइयों से टक्कर लेते रहे। तो प्रेमचंद समाज की बुराइयों से लड़ते रहे। तो उसी के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को, कठोर चीज को अर्थात सामाजिक बुराइयों को ठोकर मारते रहे। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, जो सदियों से चली आ रही जो कुरीतियां हैं, उन्हें शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। उन कुरीतियों से, उन सामाजिक बुराइयों से लड़ते हुए प्रेमचंद का जूता फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, टीला अर्थात रास्ते की बाधाएं, संकट के विरुद्ध संघर्ष करना। तो रास्ते में कोई संकट खड़ा हो गया, कोई बाधा खड़ी हो गई, जिस पर तुमने अपना जूता आजमाया, यानी उन बाधाओं से टकराते रहे। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों को टक्कर देते रहे। ऐसी सामाजिक बुराइयां जो कई सदियों से जम गई थी, उन सामाजिक बुराइयों से लड़ते रहे और मार्ग में आने वाली बाधाओं से वो बचकर निकलने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन रास्ते में आने वाली बाधाओं से वह टक्कर लेने वालों में से थे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। प्रेमचंद यदि चाहते तो रास्ते में आने वाली बाधाओं से, सामाजिक कुरीतियों से टक्कर न लेकर उससे बच करके भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। बहुत से लोग इन बाधाओं से समझौता कर लेते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम करके भी तो चली जाती हैं। अब सभी नदियां आगे बहने के लिए पहाड़ को नहीं फोड़ देती हैं, कई नदियां रास्ता बदलकर घूमकर भी निकल जाती हैं। तो इसी तरह से लोग भी सामाजिक बुराइयों से टकराते नहीं हैं, लेकिन प्रेमचंद ऐसे लोगों में से नहीं थे।
वह रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले, उनसे टक्कर लेने वाले लोगों में से थे। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? तो प्रेमचंद अपने जीवन में अपने आदर्शों से कभी समझौता करने वाले लोगों में से नहीं थे, और वही शायद उनकी कमजोरी थी, और वही कमजोरी जो उनके गोदान उपन्यास के पात्र होरी की थी। वह नेम धर्म वाली कमजोरी, यानी नियम और कर्तव्य का पालन करने की कमजोरी। नेम धर्म उसकी जंजीर भी थी, तो नियम और धर्म का पालन करना यह होरी की जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, बल्कि उसमें तुम्हारी मुक्ति थी। तो नियम और कर्तव्य का पालन करना यह प्रेमचंद के लिए कोई बंधन नहीं था, बल्कि यह तो उनके लिए मुक्ति थी, उससे आनंद था, उन्हें आत्मबल प्रदान करता था। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती हुई सी लगती है। अब लेखक को लगता है कि जो फटे हुए जूते में से प्रेमचंद के पैरों की अंगुली दिख रही है, वह शायद कुछ संकेत करती हुई सी है, जिसे लेखक को लगता है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो प्रेमचंद जिसे घृणा करने के योग्य समझते थे, उसे ठोकर मारने योग्य समझकर जूते की नोक पर रखते थे। तो मानो ऐसे लोगों की तरफ तुम हाथ की अंगुली से नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा कर रहे हो। क्या तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? तो लेखक प्रश्न करते हैं कि क्या जो उन सामाजिक कुरीतियों या जो समाज की भलाई न चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ठोकर मारते मारते शायद प्रेमचंद ने अपना जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। ऐसे लोगों पर हंस रहे हैं प्रेमचंद जो दिखावा की जिंदगी जी रहे हैं, जिनमें आत्मबल नहीं है, जिनके अंदर हीन भावना है। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो अंदर ही अंदर गुणों से संपन्न नहीं हैं। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। प्रेमचंद ऐसे लोगों पर हंस रहे हैं जो रास्ते की बाधाओं से टकराते नहीं हैं, बल्कि उनसे बचकर बगल से निकल जा रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई है, पर पाँव बचा हुआ है। अंगुली भले प्रेमचंद की बाहर दिख रही है जूते से, लेकिन उनका पाँव बचा हुआ है, अर्थात उनका आत्मसम्मान बचा हुआ है। लेखक कहते हैं, मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तो प्रेमचंद कह रहे हैं कि मेरा आत्मसम्मान बचा हुआ है और मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जो लोग दिखावा करने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी अंगुली को ढांकने की चिंता में अपने तलुए का नाश कर रहे हैं, अर्थात अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ, लेखक कह रहे स्वीकार करते हैं कि मैं यह सब अच्छी तरह समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक को यह समझ में आ गया है कि बिना संघर्ष किए जीवन में कभी भी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, और कोई भी रचना बिना संघर्ष किए हुए कभी भी विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। तो यह था पाठ। आशा है यह अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।